हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th इंग्लिश से जो आपका चैप्टर है द एलिंग प्लेनेट, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको जरूर प्रिपेयर करके जाना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लें, जो कि है क्लास 11 ESP। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जो पीडीएफ्स हैं वो मिलती रहेंगी। तो आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाई इज द अर्थ रेफर्ड टू एज द एलिंग प्लेनेट। एलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि बीमार पड़ना, प्लेनेट का मतलब आप सभी को पता ही है क्या है। तो हमारा जो अर्थ जो कि एक प्लेनेट है, उसको एलिंग प्लेनेट क्यों कहा गया है, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, the earth is referred to as the ailing planet because it is suffering from serious environmental problems। क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, एंड वो है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है हमने ही उसको खराब किया है एक तरीके से। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, आपको पता है हम ह्यूमंस ने फॉरेस्ट को इतना ज्यादा मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है हमने, फॉरेस्ट कटिंग ये सब, सोइल इरोजन, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डेप्लिटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम ह्यूमंस कर रहे हैं और जो कि बहुत गलत है। और हमारा जो प्लेनेट है वो धीरे 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 बीमार होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो द ऑथर कंपेयर्स द अर्थ टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम एक जिंदा इंसान होते हैं ना, अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते तो हम बीमार पड़ जाते हैं। सेम ऑथर ने यहाँ पे अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बताते हुए बोला है जिसकी हेल्थ खराब होती जा रही है। ठीक है, हुज हेल्थ इज डिटीरियोरेटिंग ड्यू टू द रेकलेस एक्सप्लॉइटेशन, जो हम उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उसकी वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशन हम ह्यूमंस कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हम कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हम कर रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से डैमेज हो रहा है, जो कि इरिवर्सिबल है, जो वापस से वो कंडीशन में अर्थ नहीं आ पाएगा जो कि शुरू में होता था, क्योंकि हम उसको खराब करते जा रहे हैं। तो द फ्रेज एम्फसाइजेस दैट अर्जेंट एक्शन इज नीडेड, यानी कि इस पे जोर दिया जा रहा है कि हमें बहुत ही अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा, इस चीज को रोकना पड़ेगा, जिससे कि भाई ऐसी कंडीशन ना हो जाए कि हम यहाँ रह ही ना पाए अर्थ के अंदर। ठीक है, इससे पहले व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रीन मूवमेंट। अब एक यहाँ पे वर्ड आया है ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट का मतलब क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आपको मैं समझाता हूँ। सो द ग्रीन मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। आप देखोगे एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इट बिगेन इन 1972। ठीक है, 1972 में ये स्टार्ट हुई थी। और इसमें क्या था, द फर्स्ट ग्रीन पार्टी जो थी उसको बनाया गया न्यूजीलैंड में, एंड हैज सिंस इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल पॉलिसीज ग्लोबली। यानी कि एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था ग्रीन पार्टी। ये पहली पार्टी थी जो कि न्यूजीलैंड में बनाई गई थी। ठीक है, जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड थी। और अगर मैं आपको बताऊं, द मूवमेंट मार्क्ड एज अ शिफ्ट फ्रॉम a mechanistic view of nature where humans dominate the environment to a holistic and ecological perspective where humans see themselves as a part of nature rather than its masters। होता क्या है, पहले ऐसा मानते थे हम कि हम मास्टर हैं, हमने ही अर्थ में सब कुछ किया है, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, हम इसको डोमिनेट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक पर्सपेक्टिव आया, ये थोड़ा हॉलिस्टिक था, इकोलॉजिकल था, कि ह्यूमंस की वजह से अर्थ नहीं है, अर्थ की वजह से ह्यूमन है। हम अर्थ में एक नेचर में एक इसका पार्ट है, बल्कि हम उसके मास्टर्स नहीं हैं। ठीक है, हम उसी का ही एक पार्ट है। तो इट प्रमोट्स द आइडिया दैट द अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारा अर्थ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है विद वाइटल प्रोसेसेस दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। जो उसके प्रोसेस हैं, जो अर्थ है, जो नेचर है, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको बचा के रखो, इसी में हमारा सबका फायदा है। तो द ग्रीन मूवमेंट एडवोकेट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें बताया गया ऐसा डेवलपमेंट करो जो आने वाले टाइम पे जो हमारी जनरेशन्स हैं उनको भी रिसोर्सेस मिले, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसकी प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, इट हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि ग्रीन मूवमेंट ने बताया जितने भी लोग हैं, गवर्नमेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, आप सभी को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपने एनवायरनमेंट को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा इसमें
बोला गया। आगे देखते हैं। व्हाट डज दी नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द लुसाका जू सिग्निफाई। लुसाका जू एक चिड़ियाघर है जहां बाहर एक नोटिस बोर्ड पे लिखा था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब ये डेंजरस एनिमल कौन था, आइए बताता हूं। इन द लुसाका जू इन जाम्बिया देर इज अ केज, एक पिंजरा था, वेर अ साइन दैट रीड्स, एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। हाउएवर उस पिंजरे के अंदर कोई एनिमल नहीं था। देख रहे हो, उस पिंजरे में कोई एनिमल नहीं है, बट बाहर लिखा है कि सबसे डेंजरस एनिमल है। लेकिन उस पिंजरे में एक मिरर है, जो भी उसको देखेगा उसको अपना ही रिफ्लेक्शन दिखेगा। और कहने का मतलब है हम ह्यूमन ही सबसे डेंजरस एनिमल हैं इस दुनिया में। ठीक है, देख रहे हो भाई कैसा यहाँ पे वो किया गया है। तो दिस सिग्निफाइज दैट ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेंजरस क्रीचर्स ऑन द प्लेनेट, क्योंकि हम यहाँ पे एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो लोग हम हैं, हम ही इसके डिस्ट्रॉयर्स हैं, एनिमल्स नहीं है। अनलाइक अदर एनिमल्स विच लिव इन हार्मनी विद नेचर, बाकी के एनिमल्स तो प्यार से रहते हैं। ह्यूमंस हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, और जो स्पीशीज है उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सब हमारी वजह से है, ह्यूमंस की वजह से है। ठीक है, ये एनिमल्स ने नहीं किया ये सब। So the signs serve as a warning that if humans do not change their behavior, they will continue to harm the planet and themselves। कि इसमें यही बताया जा रहा है इस नोटिस बोर्ड से, अगर आप अपना नेचर चेंज नहीं करोगे तो एक दिन होगा यही कि भाई आप यहाँ पे रह भी नहीं पाओगे, इतना नुकसान प्लेनेट को पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इट इज इट इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब आपके जीवन, आपके लाइफ में सुधार आना, क्वालिटी लाइफ आप जी रहे हो, आपके पास सब कुछ है, आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? आपको सुधार भी लाना है, आपको आगे भी बढ़ना है, बट आगे की जनरेशन्स को ध्यान में रखते हुए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। ये एक कमीशन थी जहां पे सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नाम है वो आया। इसमें बताया गया डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि आज की जरूरतें भी पूरी हो जाए, ऐसा डेवलपमेंट हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। आने वाली फ्यूचर जनरेशंस की भी नीड है, वो भी अफेक्ट ना हो। So this means that economic progress should not come at the cost of environmental destruction। आपको अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है तो इसकी कीमत आप नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके नहीं लगाओगे, यानी कि आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इंश्योर्स दैट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको प्रिजर्व किया जाए फ्यूचर के लिए, क्योंकि आगे वाले जो जनरेशन हैं वो इसी को यूज करेंगे। एंड इट प्रिवेंट्स इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस कॉज्ड बाय पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये कहता है ये सब चीजें मत करो, और ये कहता है इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज लगाओ जहाँ एनवायरमेंटल ऐसा ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करो और कंजर्वेशन करो जितना हो सकता है। इट रिकॉग्नाइज दैट ह्यूमन वेल बीइंग डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ द प्लेनेट, यानी कि इंसान जो हैं वो कैसे होंगे ये हमारे प्लेनेट की हेल्थ से डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा तो फ्यूचर जनरेशंस स्ट्रगल करेंगी और उनको बहुत दिक्कत होगी अगर हम इसी तरीके से एनवायरनमेंट का ओवर यूज और ये डैमेज करेंगे। हाउ आर दी अर्थ्स 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग अफेक्टेड। हमारे अर्थ के जो 4 प्रिंसिपल यानी मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटलिस्ट लेस्टर आर ब्राउन, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है, ये बताते हैं एक है फिशरी, दूसरा है फॉरेस्ट, एक है ग्रासलैंड, दूसरा है क्रॉपलैंड। ये 4 चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। ठीक है, जैसे कि फिशरीज होती हैं जो पानी, जो मतलब पानी वाली जो जो आप कह लो कि वाटर बॉडीज हैं जहाँ पे फिश हैं और ऐसे सब क्रीचर्स हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट का अलग एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, ग्रासलैंड का अलग है। तो ये 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। देखो फिशरीज क्या है, ओवर फिशिंग हैज कॉज्ड मैनी स्पीशीज ऑफ फिश टू डिक्लाइन। हमने इतनी ज्यादा फिशिंग करना शुरू कर दी है कि जो कई तरीके की प्रजातियां होती थी फिशेस की जो कि आज की डेट में डिक्लाइन होने लगी हैं। इन सम रीजन्स फिश पॉपुलेशन है कोलैप्स, और कई जगहों पे तो फिश खत्म होती जा रही है क्योंकि हम फिशिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फिर क्या है फॉरेस्ट,
तो लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों को हटाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, ठीक है। इससे बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, वहाँ के जानवर इधर उधर हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रही है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फिर एक ग्रास लैंड होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा ग्रेजिंग कर रहे हो, अपने जानवरों को बहुत ज्यादा चरा रहे हो, ठीक है, और इससे क्या होता है, जो फर्टाइल ग्रास लैंड भी होगा वो भी बैरन हो जाएगा, यानी कि एकदम खराब हो जाएगा। इससे क्या है कि आगे फार्मिंग भी नहीं हो पाएगी। फिर है क्रॉप लैंड, भाई जहाँ पे आप अपनी क्रॉप्स उगाते हो, ग्रो करते हो, फार्मिंग करते हो, तो जब बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होगा, सॉइल इरोजन होगा, तो इससे क्या है, लैंड की फर्टिलिटी जो है वो कम होगी, जिससे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो अगर आप इन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट नहीं करते, ये कोलैप्स हो जाएंगे और इससे बहुत ज्यादा खतरा आ जाएगा, आपको खाना भी नहीं मिलेगा, आप अपना जीवन भी नहीं गुजार पाओगे सही से, इतना मैं आपको बता दूं। What does the statement "we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children" mean? हमारे बाप दादा का नहीं है ये अर्थ, ये हमने उधार लिया है अपनी फ्यूचर जनरेशंस, अपने बच्चों से। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है आपको समझ तो आ ही गया होगा, बट थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये स्टेटमेंट भी एनवायरमेंटलिस्ट लेस्टर आर ब्राउन जी ने ही दी है, जो कि कहते हैं कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है इस एनवायरमेंट को, ये आपके ऊपर कर्ज है, इसकी प्रोटेक्शन करना आपके फ्यूचर में आने वाले जो आपके बच्चे होंगे उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा अर्थ प्रोवाइड करो, जिससे कि वो अपनी लाइफ जी पाए अच्छे से, ठीक है। हमारे बाप दादाओं की जमीन नहीं है ये। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द अर्थ एज पर्सनल प्रॉपर्टी, आप इस दुनिया में इस अर्थ को अपनी खुद की प्रॉपर्टी ना समझें, आपने ये उधार लिया है, आप इसकी मतलब केयर करो जो आपके पास प्लेनेट है, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसे यूज करो कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो चिल्ड्रन है उनको भी मिले। भाई ऐसा ना हो आपके बच्चों को रिसोर्सेज ही ना मिले, सब आप ही उड़ा दो। तो इफ पीपल कंटिन्यू डिफोरेस्टेशन, अगर आप जंगल काटते रहोगे, पॉल्यूशन करते रहोगे, रिसोर्सेज का ओवर यूज करते रहोगे, आने वाली जनरेशन को एक ऐसा प्लेनेट मिलेगा जो बिल्कुल खोखला हो चुका होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, थोड़ा सा मैच्योर बनो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनो और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करो। वाई डज द ऑथर से डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। डेवलपमेंट यानी कि जब आप इंसान आगे बढ़ते हो तो वही सबसे बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये कैसे? कॉन्ट्रासेप्टिव मीन समथिंग रिलेटेड टू विच कंट्रोल द बर्थ, विच कंट्रोल द पॉपुलेशन। So the author argues that the economic development, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो भाई ऑटोमेटिकली ही बर्थ रेट लोअर हो जाएगी। अब ये कैसे है भाई? देखो, इनकम लेवल बढ़ेगा, लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे, एजुकेटेड लोग कभी भी ज्यादा बड़ा अपना परिवार नहीं बनाते हैं, उनके कुछ ही थोड़े बहुत बच्चे होते हैं। इससे क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। और अगर आप देखोगे पुअर कंट्रीज में क्या होता है, फैमिलीज हैव मोर चिल्ड्रन ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। जहां पे पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं होगी वहां पे 10-10, 15-15, 7-7, 8-8 बच्चे होंगे, ठीक है। मोर चिल्ड्रन, अगर ज्यादा बच्चे हैं तो भाई उतना ज्यादा खाना भी उनको खिलाना पड़ेगा, इससे गरीबी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो और प्रेशर आएगा रिसोर्सेज पे, फिर डिफोरेस्टेशन होगा, फिर पॉल्यूशन होगा, फिर खाने की कमी हो जाएगी। तो ऑथर कह रहा है फैमिली प्लानिंग करो भाई, आप प्लानिंग करके अपने आगे का वो बनाओ ना यार सिस्टम। ये थोड़ी आप 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हो। तो एजुकेटेड जब बंदा होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब उसका होता है, तो ऑटोमेटिकली फैमिली प्लानिंग भी अच्छे से होती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत अच्छा चैप्टर था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो को लाइक कर देना, फीडबैक में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।